एक गांव में लोकेश अपने पिता किशोर चंद के साथ रहता था। उनका जीवन खुशी खुशी कट रहा था, लेकिन धीरे धीरे किशोर चंद की तबीयत खराब रहने लगी, जिसके कारण अब लोकेश के ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारियां आ चुकी थी। अब लोकेश रोजाना खेत जाता है और काम करता है, और चलते चलते ही वह बातें करता रहता है। हे भगवान, हल तो मैं घर ही भूल आया, लेकिन कोई बात नहीं, आज इस फावड़े से ही काम चला लूंगा। बारिश को हुए काफी दिन हो गए हैं और मुझे लगता है कि मुझे अब खेत में बीज डाल देने चाहिए। इसी तरह लोकेश बातें करता करता अपने खेत पहुंचता है। हे भगवान, ये मिट्टी तो बहुत ही कठोर हो चुकी है। मैंने इतनी मेहनत की, लेकिन इस मिट्टी पर थोड़ा सा भी नरमपान नहीं आया। अगर ऐसा ही चलता रहता तो घर में तो खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। मुझे कुछ न कुछ और दूसरा काम करना चाहिए। लोकेश थक हार कर अपने घर चला जाता है। मुझे अपना दिमाग लगाना होगा, वरना तो वक्त की रोटी के भी लाले पड़ जाएंगे। एक काम करता हूँ, मैं जंगल से लकड़ियाँ लेकर आता हूँ और अब लकड़ियों को फर्नीचर बनाकर बेच दूंगा। वैसे भी पूरे गांव में फर्नीचर की कोई दुकान नहीं है। अगर मेरा ये काम चल गया तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर लोकेश अपने हाथ में एक कुल्हाड़ी लेता है और गांव से बाहर जंगल की ओर निकल जाता है। मैं जंगल में तो आ गया, लेकिन क्या मुझे जैसी लकड़ियाँ चाहिए वैसी लकड़ियाँ मिल पाएगी? चलो कोई बात नहीं, अब जो होगा देखा जाएगा। फिर लोकेश काम करने लग जाता है। धीरे धीरे लोकेश अच्छी खासी लकड़ियां इकट्ठी कर लेता है। आज तो अच्छी खासी लकड़ियाँ इकट्ठी हो गई। अब इन धीरे धीरे अपने घर ले जाता हूँ। लोकेश उन लकड़ियों को घर ले जाता है। अब इन लकड़ियों को मैं यह ले तो आया, लेकिन इन्हें सही तरह से काटने के लिए मुझे औजारों की जरूरत पड़ेगी, और औजार तो मेरे पास है ही नहीं। एक काम करता हूँ कि चाचा के यहाँ से औजार मांग लाता हूँ। लोकेश अपने चाचा के पास जाता है। चाचा, मुझे आपके घर में जो औजार है वह चाहिए थे। मुझे फर्नीचर बनाना है, कुर्सी और पलंग वगैरह। अच्छा बेटा, तुम तो वाकई में बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं पहले भी इन सब कामों को कर चुका हूँ, मुझे बहुत तजुर्बा है। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अरे यह तो बहुत ही अच्छी बात है चाचा जी, मुझे तो कोई तजुर्बा है नहीं और आपको इतना तजुर्बा है। आप मेरे साथ चलिए, हम मिलकर फर्नीचर बनाएंगे। फिर वह दोनों चाचा भतीजा लोकेश के घर जाते हैं। चाचा, अभी तो मेरे पास यह लकड़ी आई है और मुझे लगता है कि हमें इन लड़कियों से कुर्सी सोफे वगैरह बनवाने चाहिए और इन्हें हम एक दुकान खोलकर उसमें बेचेंगे। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। अगर हम सारे सामान को एक दुकान के अंदर डालकर वहां से ही बेचेंगे तो हमें अच्छा मुनाफा होगा। हमारे गांव के आसपास कोई भी ऐसी दुकान नहीं है जिससे हमारी दुकान में बिक्री भी अच्छी खासी होगी और हमें मुनाफा भी अच्छा होगा। फिर दोनों चाचा भतीजे काम करने में लग जाता है और कुछ दिनों बाद वह अपनी एक फर्नीचर की दुकान खोलते हैं, जिसका नाम होता है लोकेश फर्नीचर। वाह लोकेश बेटा, वाह, तुमने तो बहुत ही अच्छी दुकान खोली है। हम सभी गांव वालों को इस दुकान से सारा सामान मिल जाएगा जो हमें शहर से लाना पड़ता था। इतने अच्छे अच्छे पलंग, कुर्सियां और सभी फर्नीचर की चीजें तुमने अपनी दुकान में रखी है। हमें तुम पर नाज है बेटा। यह सब तो आपसे गांव वालों की मेहरबानी है, वरना हमारी क्या औकात। अगर आप सभी गांव वालों ने मेरी मदद की और मेरा साथ दिया तो मैं और भी दूसरे सामान की जरूरतमंद सभी चीजों को अपनी दुकान के अंदर उचित मूल्य में बेचूंगा। हाँ बेटा, हम तो तुम्हारे साथ ही है, उसकी तुम चिंता मत करो। धीरे धीरे लोकेश की दुकान अच्छी चलने लगी। लोकेश भी अब खुश था और उसके पिता की तबीयत भी अब ठीक होने लगी। लेकिन एक दिन उसकी दुकान पर शहर से एक व्यापारी आता है। राम राम भाई, कैसे हो आप? राम राम जी, मैं तो ठीक ही हूँ। आप बताइए क्या सेवा करनी है? आपकी क्या दिखाऊं आपको? टेबल, कुर्सी, पलंग हमारे यहाँ पर सब एक से एक बढ़कर चीज है। जी मुझे टेबल कुर्सी नहीं लेनी है, मुझे तो कुछ और ही लेना है।
आपको क्या चाहिए? हमारे यहाँ पर तो सिर्फ यही मिलता है। मुझे लगता है आप गलत दुकान पर आ गए हो। मुझे तुम्हारी दुकान चाहिए। मुझे यहाँ पर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री डालनी है जिससे गांव वालों को अच्छी सुविधा मिल सके। मैं मेरी पूरी फैक्ट्री के अंदर गांव वालों को रोजगार भी दूंगा। उनको जो जरूरत की चीज होती है वह सस्ते दामों में भी दूंगा। इससे गांव वालों की भी मदद होगी। आपका सुझाव तो काफी अच्छा है, लेकिन मैं इस जमीन को नहीं बेच सकता। ये हमारे पूर्वजों की जमीन है और पिताजी को भी इस जमीन से बहुत लगाव है। आप इस बारे में जमींदार जी से बात करके देखिए, शायद वो आपकी कुछ मदद कर दे। वो व्यक्ति मन ही मन सोचता है, अरे अब इस बेवकूफ को कैसे समझाऊं कि मुझे जमींदार ने ही तो यह भेजा है। देखो भाई, तुम्हें मुंह मांगी कीमत मिल जाएगी। तुम्हारी जमीन की बस तुम बोलो तो सही, और तू इस दुकान से कितना ही कम लोग। मैं तुम्हें जमीन के 10 गुना दाम देने के लिए तैयार हूं। तुम बस बोलो तो सही। मुझे लगता तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता है। मैंने कह दिया तो कह दिया, मुझे पैसों का लालच नहीं है। तुम क्या सोचते हो कि मैं थोड़े से पैसों के लिए अपने पिताजी के साथ धोखा करूंगा, उनकी इच्छाओं को ठेस पहुंचाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो धक्के देखकर निकालूंगा। तुम मुझे यह जमीन नहीं दोगे तो तुम इस जमीन पर अपनी दुकान को बचा पाओगे या नहीं, या मैं भी देखता हूँ। अगर तुम मुझे यह जमीन नहीं दे सकते हो तो इस जमीन पर मैं तुम्हें भी इस दुकान को लगाने नहीं दूंगा। और ध्यान रखना, मैं बहुत ही पहुंचा हुआ व्यक्ति हूं। मेरी पहुंच कहां तक है तुम इस चीज का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तुम रुको, मैं तुम्हारी जमीन को तुमसे ही खरीद लूंगा, और वह भी कौड़ियों के भाव में। ऐसा कहा कर वो व्यक्ति वहां से चला जाता है। लेकिन लोकेश सोच में पड़ जाता है। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वहां व्यापारी इतने विश्वास के साथ मुझे धमकी दे रहा था। मुझे लगता है उसके पास जरूर कुछ तो पावर है जिसके ऊपर वो इतना कूद रहा है। मुझे इस आदमी के पीछे जाना चाहिए। मुझे जरूर कुछ ना कुछ तो पता चलेगा ही। लोकेश उस आदमी का पीछा करता है, और जब वो उसके पीछे पीछे जाता है तो वो देखता है कि वहाँ व्यापारी तो जमींदार के यहाँ पर जाता है। लोकेश चुपके से जमींदार के घर के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। क्या हुआ व्यापारी जी? मैंने कहा था ना कि वो आदमी बहुत रहा है, लेकिन आप तो कहा रहे थे कि आप उसे समझा बुझा के वो जमीन ले लेंगे, फिर इतना गुस्से में क्यों हो? चुप हो जा जमींदार के बच्चे, नहीं तो तेरे लिए ठीक नहीं होगा। वो लोकेश आपने आप को समझता क्या है? अब तुम देखना कि मैं उसके साथ क्या करता हूँ। मैं उसकी दुकान में से सारा सामान दिन दहाड़े जला दूंगा और उसे पता भी नहीं लगेगा। लेकिन आप ऐसा क्या करने वाले हो, ये तो बताओ। और आओ भी उस लोकेश का गुस्सा मुझे पर क्यों निकाल रहे हो? तो मैं उसका गुस्सा किस पर निकालूं? तुम एक काम करो, मेरे लिए चाय बना कर लाओ। अच्छा, तो ये बात है। तो ये जमींदार भी इन सब से मिला हुआ है। तभी मैं सोचूं कि ये व्यापारी इतना निडर होकर के मुझे धमका रहा था, और व्यापारी को बिल्कुल भी डर नहीं था कि वो अभी किसके गांव में खड़ा है। मुझे लगता है कि व्यापारी मुझे और मेरी दुकान दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। मुझे इस विषय के बारे में चाचा से बार बात करनी पड़ेगी। फिर लोकेश अपने चाचा के पास जाता है। चाचा, मुझे आपसे एक मदद चाहिए थी। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। कैसी मुसीबत, मुझे बताओ बेटा, क्या बात है? फिर लोकेश अपने चाचा को सारी बातें विस्तार से बताता है। अच्छा बेटा, तो यह बात है, हमें इस बारे में जल्दी से कुछ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वह परी कभी भी हम पर अटैक कर सकता है। तुम चिंता मत करो बेटा, मुझे इसका हल मिल गया है। मैं हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी को अच्छी तरह से जानता हूं। तुम चिंता मत करो, हम आज ही उनके घर जाएंगे और उनसे इस विषय। यह बताओ, चाचा भतीजे मुख्यमंत्री के घर पर जाते हैं। जब वह उनके घर पर जाते हैं तो बाहर खड़ा बॉडीगार्ड होने रोक लेता है। तुम कौन हो भाई, और यह पर क्या कर रहे हो? मैं पास ही के गांव का हूँ और मुझे भाजन लाल जी से मिलना है।
देखो भाई, मैं तुम ऐसे ही उनसे मिलने नहीं दे सकता। अगर तुम्हारे पास अपॉइंटमेंट है तो मैं तुम्हें उनसे मिला सकता हूँ, ऐसे ही मैं तुम्हें उनसे नहीं मिला सकता हूँ। देखो भाई, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, अगर उनसे नहीं मिला तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आप एक बार उनसे बात तो कीजिए। ठीक है, आप दिखने में तो अच्छे व्यक्ति लग रहे हो मुझे। तुम्हें एक मौका देना चाहिए। मैं उनसे बात करके आता हूँ। बॉडीगार्ड जाता है और भजन लाल जी बॉडीगार्ड के साथ आ जाते हैं। अरे भाई श्याम, तुम आओ भाई आओ, बताओ कैसे आना हुआ। फिर श्याम भजन लाल जी को सारी घटना के बारे में बताता है। अच्छा, तो यह बात है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए मेरा एक खास कमांडो तुम्हारे साथ भेजूंगा जिसका नाम विनोद है। विनोद तुम्हारे साथ रहेगा और जब भी वो तुम्हारी दुकान पर हमला करने आएंगे तब उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेगा और फिर जो है हम उनको उचित दंड देंगे। आपका जितना शुक्रिया अदा करूं वह काम है। आपने हमारी मदद की, आपका बहुत बहुत आभार। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। फिर वो लोग विनोद के साथ खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। उधर वो व्यापारी गुंडों से मिलता है। देखो तुम लोगों, मैंने जैसा कहा है तुम्हें वैसा ही करना है। अगर तुम लोगों ने जरा सी भी भूल की तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं रहेगा। हाँ सेठ जी, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूँगा। आप कोई फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत ही खतरनाक गुंडा हूँ। हाँ, तुम्हें उस लोकेश की सारी दादागिरी निकाल लेनी है। उसे इस कदर डरना है कि वो मेरे पास गिड़गिड़ाता हुआ आए कि मेरी दुकान ले लो, मेरी दुकान ले लो। हाँ, उसे इस तरह से डरूंगा कि वो फिर कभी आपके सामने नजरें उठाकर भी नहीं देखेगा और चुपचाप आप को दुकान दे देगा। ऐसा कहा कर वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। और फिर अगले दिन वो दो गुंडों को लेकर लोकेश की दुकान पर पहुंच जाता है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह पर विनोद है, जो कि दुकान के पास में ही निगरानी रख कर बैठा है। क्यों रे लोकेश, तुझे समझ नहीं आता कि अगर तुझे इस दुकान के अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं तो तुझे इस दुकान को बेच देना चाहिए। लेकिन तू है जो अपनी औकात दिखा रहा है। चुपचाप इस दुकान को खाली कर दे, नहीं तो तेरे लिए ठीक नहीं रहेगा। और ये सारी बातें पास में खड़ा विनोद सुन लेता है और उन दोनों को पकड़ लेता है। अच्छा, तो तुम हो गुंडे। देखो, अगर तुम अपने मालिक के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने के लिए तैयार हो तो मैं तुम दोनों को ज्यादा दिनों की सजा नहीं दूंगा। लेकिन अगर तुम लोग होशियारी करोगे तो उनको जो सजा मिलेगी वो कि तुम्हें दिला दूंगा। अरे साहब, हम उनके खिलाफ गवाही दे देंगे, आप फिक्र मत करो, बस आप हमें कुछ मत होने देना। फिर व्यापारी को पकड़ लिया जाता है। भजन लाल जी उसे 10 महीने की कैद करवा देते हैं और जमींदार को भी 4 महीनों की कैद करवा देते हैं। देखो भाई लोकेश, अब तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुम बस आराम से अपना काम करो और कोई सेवा हो तो जरूर बताना। अब मैं चलता हूँ। हाँ भजन लाल जी, आपने हमारी बहुत ही मदद की है। आपका जितना शुक्रिया आधा करूँ उतना काम है, लेकिन मुझे आपसे अकेले में बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या पूछना था तुमको? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप मुझे पैसे कमाने का रास्ता बता दो तो मैं। और लोकेश अब अच्छे पैसे कमाता है। अरे तुम शेयर और अपना मार्केट में जीवन ट्रेडिंग अच्छे से करके बहुत बीतता अच्छे है। पैसे कमा सकते हो, लेकिन इसमें एक बात का ख्याल रखना, शेयर मार्केट बहुत रिस्की होता है, तो सोच समझ कर ही ट्रेडिंग करना। और लोकेश अब अच्छे पैसे कमाता है और अपना जीवन अच्छे से बीतता है।